अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस का तज़किरा किया है। शुगर जो बहुत बड़ा पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे साल एक स्कैंडल आता है, तो पीटीआई के दौर के अंदर जो शुगर स्कैंडल था उसको उन्होंने काफ़ी डिटेल से हाईलाइट किया। लेकिन सेम उस केस का जो एक्शन रिप्ले था अभी हाल ही में पिछले साल पाकिस्तान में हुआ है और इसी हुकूमत ने वो तमाम इक़दाम किए हैं उसी तरीके से जैसे पीटीआई ने किए थे। तो पाकिस्तान में जो शुगर मिलर्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि किसी भी हुकूमत के काबू से बाहर है। लेकिन ये शुगर मिल्स की एक कहानी है, 186 सफ़े की रिपोर्ट है। तो उसने एक्चुअली में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर SCCP, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, SBP जितने रेगुलेटर्स हैं सबको कवर किया, FBR को कवर किया और सब के अंदर जो पुअर गवर्नेंस और करप्ट प्रैक्टिसेस के इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट किया। तो किसी ज़माने में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब आता था तो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर पहले हाईलाइट किया करते थे इशूज़, फिर उसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने इश्यूज़ को शामिल करना शुरू कर दिया। फिर ऑटोनॉमी की एक ऐसी स्टेज आई कि उन्होंने कहा कि आप पूरा SBP का जो लॉ है उसको अमेंड करेंगे क्योंकि आप लोग उसके अंदर मुदाखलत से बाज नहीं आते हैं, तो इसकी पूरी कंप्लीट ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो स्टेज भी आई कि फिर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के काबू में कम है और IMF के काबू में ज़्यादा है। मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। ये जो एक्शन प्लान उन्होंने रिकमेंड किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसको भी SBP के बोर्ड से रिमूव कर देना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जो काम हम खुद करने पे तैयार नहीं है, ये एक्चुअली काम हमें खुद के करने के हैं। पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो, गवर्नेंस का ख़ात्मा हो, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी हो, हर चीज़ के लिए वो जो स्पीड मनी है, आप पैसा दें तो काम होता है, वैसे काम ही नहीं होता। वो बॉटलनेक्स हम ख़त्म करें, जो लोगों की जेबों पे वो डाका डालते हैं, हम उसका सिलसिला ख़त्म किया जाए। लेकिन ख़ुद नहीं करेंगे, IMF की डिक्टेट्स के ऊपर करेंगे और IMF इस चीज़ को फिर काबू में करके रखेगा, हमें छोड़ेगा नहीं। और वो पेंडेंसी ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो उसकी ये जो कमर्शियल केसेस की बैकलॉग है उसके रिजॉल्व होने तक हर इशू को ये रिपोर्ट कवर कर रही है। तो क्या ये इशू हम खुद कवर करने पे आमादा नहीं है हम एक्चुअली, इसीलिए फिर कोई वर्ल्ड बैंक से या IMF से आता है और वो हमें आके बताता है कि आपको ये काम करना है। रिपोर्ट कहती है कि अगर ये करप्शन और गवर्नेंस को हम बेहतर कर लें तो अगर 1% पॉइंट कमी आती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तो 4% पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। इसी तरीके से ये रिपोर्ट कहती है कि अगर हम ये करप्शन को नीचे ले जाएं तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान में 5 से 6.5% GDP ग्रोथ में ऐड हो सकता है। जो वो मेजर्स बता रहे हैं वो कहते हैं कि NAB जो है उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ाएं, इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाएं और हाई लेवल जो करप्शन है इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ इन्वेस्टिगेट करने की जो पावर्स हैं उसको स्ट्रेंथन करें, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसके अंदर शफाफियत लाएँ। इसके अलावा वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है उसको ठीक करें। NAB और एंटी करप्शन बॉडीज़ और FBR इनके दरमियान में और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इनके दरमियान में रवाबित को बढ़ाया जाए। ट्रांसपेरेंसी और मेरिट बेस्ड प्रोसेस जो है उसको इख्तियार किया जाए और जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के जो जजेस हैं उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। अब ये बड़ी मज़े की एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, लेकिन अगर आप रिसेंट पास के जितने हाई प्रोफाइल हमारे पॉलिटिकल केसेस में या इवन PMLN के दौर में जिन लोगों को सज़ाएं होती थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में, उनका आप आउटकम देखें तो आपको पता लगता था कि ये आर्म ट्विस्टिंग से सज़ाएं दी जाती हैं। अभी वो PTI वालों के साथ हो रहा है, तो कितनी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी उन अदालतों की जिनके केसेस के आउटकम का हमें मीडिया पे भी पता होता है और पूरे पाकिस्तान को पता होता है कि ये पुअर जजमेंट्स हैं। ये हाई कोर्ट में भी जिस दिन टेकअप करेगा केस तो हाई कोर्ट में भी स्टैंड नहीं कर सकेगी। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम SBP बोर्ड, ये भी इसको रिफॉर्म लॉ के अंदर उन्होंने डाल दिया। SIFC उन्होंने कौन सी कंसेशन दी, किस लॉ के तहत दी और उसकी आउटकम क्या है, कौन सी डील और उसके नतीजे में कितनी इन्वेस्टमेंट आई, उसके ऊपर उन्होंने कहा पूरी रिपोर्ट छापें और इसको पब्लिक करें। जो मेंबरान असम्बली को हुकूमत दे देती है कि 2.5 अरब के प्रोजेक्ट, 50 करोड़ के प्रोजेक्ट तुम ले लो, वो उन्होंने कहा PSDP प्रोसेस का हिस्सा डालें क्योंकि ये पोलिटिकल ब्राइब के काम आता है। तो उन्होंने कहा आप इसको PSDP का हिस्सा बनाएं ताकि ये सारे पूरे पाकिस्तान को पता चले। रियल एस्टेट सेक्टर की वल्नरेबिलिटी और उसके ज़रिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है उसके ऊपर भी लेजिस्लेशन करने और उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लॉज बनाए जाएंगे और इसको उस पूरे रिफॉर्म प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाएगा। इस तरह की बेशुमार ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें बेशुमार इस तरह के इक़दाम हैं। हमारे पास जो मेहमान शख्सियात हैं आज प्रोग्राम उनसे इसी के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली भी हैं, बल्कि डॉक्टर साहब का एक यहाँ पे ख़ास रेफरेंस बनता है जो PTI के दौर का करप्शन का केस है। अभी जो लास्ट ईयर करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो ख़ुद डॉक्टर साहब उसको
लीड कर रहे थे एक ख़ास स्टेज तक, उसके बाद इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू किया प्रोसेस को। इसके अलावा एडवोकेट शफकत अब्बास अवान साहब हमारे साथ हैं, रुकने कौमी असम्बली PTI से, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, एलीट कैप्चर का जिक्र हो रहा है, हाई प्रोफाइल करप्शन का जिक्र हो रहा है, फिर पुअर गवर्नेंस का जिक्र आया, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? मैं तो जी बड़ा पुराना इस बात का हामी हूँ कि इस मुल्क के अंदर अगर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अगर आपको तमाम प्रॉब्लम्स छोड़ के सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो वो एलीट कैप्चर की है। और अगर आप सिर्फ एलीट कैप्चर की प्रॉब्लम ख़त्म कर दें तो कम से कम इकनॉमिक मसाइल, दीगर मसाइल तो फिर भी शायद रहें, मगर आपके इकनॉमिक मसाइल जो हैं बहुत बड़ी हद तक हल हो जाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है, जब मैं एक ज़माने में एक अमरीकी कंपनी को हेड करता था तो मुझे एक दफ़ा उन्होंने हायरिंग का कहा कि आप MBA की हायरिंग किया करें। तो जब मैंने हायरिंग शुरू की 2000 के बाद की थोड़ी सी बात है, तो आप $1 लाख $1.25 लाख एक यंग 22-25 साल के बच्चे को ऑफ़र करते थे और वो डिक्लाइन कर देता था। और वो उसको ये कभी यकीन था कि मैं $20,000 जो अपनी अम्मा के क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्ज कर रहा हूँ और गराज में अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके जो गैजेट बना रहा हूँ, मैं अगला यूनिकॉर्न हूँ, अगला बिलियनियर हूँ। ये उसको यकीन होता था कि अगर मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे कोई नया आइडिया है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। यानी अहम चीज़ क्या है, ये यकीन कहाँ से आ रहा कि $1.25 लाख या $1.5 लाख की नौकरी छोड़ के 30,000 बोरो करके अपने गराज में घुस जाना, इस यकीन के साथ कि आगे बढ़ने के लिए ना किसी ताकतवर आदमी की शफकत की ज़रूरत होगी, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, ना किसी को रिश्वत देनी पड़ेगी। अगर मेरा आइडिया स्ट्रांग होगा तो किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता बिलियनर बनने से। जब किसी मुआशरे में एलीट कैप्चर आ जाता है तो ये यकीन चला जाता है। तो आप समझते हैं कि आपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए 2-4 लोगों को बड़ा ज़रूरी है जी इनको फ़ायदा दे दें, लेकिन उस ज़रूरी फ़ायदे का नुकसान ये है कि किसी में जुर्रत नहीं होती कि वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का सोच भी सके बगैर ताकत के, बगैर एक्सेस के, बगैर पैसे के। तो सर यहाँ पे भी यकीन है इनको, जो लोग पावर में बैठे हैं उनके बच्चों को यकीन होता है कि अब्बा जी सानू वो ले देंगे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जितना साड़ी शुगर बाहर चली जाएगी, या हम क्रिप्टो का कोई काम कर लेंगे या कुछ और ऐसा धंधा कर लेंगे, ऑयल ले लेंगे जिससे हम अरबों कमा लेंगे। तो ये वो तो अपने आइडिया या अपनी ऐप से अरबोंपति बनते हैं ना, तो ये अब्बा जी के लाइसेंस से अरबोंपति बनते हैं ना कि अब्बा जी तो हैं 50 पूरे मुल्क में या 1000 होंगे, वही 50 अब्बा जी तो लेके बैठे हुए हैं। वही मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं आपसे अग्री कर रहा हूँ। लेकिन वो बच्चे जो यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं, दो स्टारी आइड किड्स जो अभी हमारी तरह सिनिकल नहीं हुए, ये गुफ्तगू नहीं कर रहे जो मैं और आप कर रहे हैं जिसमें सिनिसिज्म बड़ा आया है, वो यकीन रखते हैं। यानी उनको पढ़ाया जाता है कि तुम बाहर निकलोगे तो तुम दुनिया बदल दोगे और ये हो जाएगा और वो हो जाए। उन बच्चों को क्या होगा? यानी उन 50 बच्चों के लिए या 1000 बच्चों के लिए जिनको प्रोटेक्शन मिलती है, जिनको एक्सेस मिल जाता है किसी यूटिलिटी का, किसी गैस का, किसी पैसे का, किसी परमिट का, उन 1000 बच्चों के लिए जो आपके 2 करोड़ बच्चे हैं वो रुल जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूं जी, पाकिस्तान में, और ये तमाम सियासी जमातें और तमाम तारीख आप इकट्ठी कर लें तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो अगर हल नहीं होगा तो हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। शफकत साहब आप क्या कहते हैं? बड़ी तफसीली रिपोर्ट है करप्शन के ऊपर। देखें जी, पहले तो ये एलीट कैप्चर की बात कर रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा 90s में जाना पड़ेगा। एक एडमिशन होता है 91 में MBBS में, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल बाईपास करके। अच्छा, उनका नाम ना लीजिएगा, बाकी अपनी बात आप पूरी कर लेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे प्रोग्राम के बाद नोटिस आया, बाकी आप बात करें। मैं किसी का नाम नहीं लेता। वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक MBBS में एडमिशन होता है और वो भी पाकिस्तान के सबसे अच्छे इदारे में, जो उस वक्त MBBS करवा रहे थे, आज भी करवा रहे हैं। तो एलीट कैप्चर तो उस वक्त शुरू हो गया था, उसके बाद फिर आज तक ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो जो 50 लोगों की आप बात कर रहे हैं वो 50 नहीं होंगे, वो 500 तो होंगे। वो जो 500 लोग हैं उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क में लूटने की, उनके बच्चों को लूटने की, उनकी नस्लों को लूटने की। वो जो 500 नहीं होंगे तो 300 होंगे, वो जो लोग हैं उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो 500 अब्बा जी या अम्माएं जो बैठी हैं पावर कॉरिडोर के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। वो हम ना शुरू करते, जब भी शुरू हुआ है वो हम ना शुरू करते और मेरिट प्रीवेल कर रहा होता तो आज एक गरीब का बच्चा भी इस उम्मीद के साथ पढ़ रहा होता कि मैं कल क्यों नहीं किसी अच्छे इदारे में जाके जॉब करूँगा। आज लोग इसलिए पढ़ना छोड़ रहे हैं कि हमें जॉब तो मिलती नहीं है, पढ़ के क्या करना है,
मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, बड़ा अफसोस होता है कि लोग कहते हैं यार पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ये जो अब्बे की छोटी सी दुकान है ऐसी भी आज बैठ जाएं, चलें ये थोड़ी बढ़ जाएगी, पढ़ेंगे भी तो फिर भी तो इधर ही आना है। ये कंसेप्ट क्यों आया? ये कंसेप्ट उसी एलीट कैप्चर की वजह से आया कि उन्होंने सबके ऊपर वो हावी हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को भी लूटा, उन्होंने इदारों को भी लूटा, और वो आज भी पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं और किसी को उसमें एंटर नहीं होने दे रहे और होने भी नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, आपने शुगर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की थी, प्राइम मिनिस्टर ने आपको ऑथोराइज़ किया था। मैं उस रिपोर्ट के मंदरजात से वाकिफ़ हूँ, आपने मुझे उसमें शेयर नहीं कुछ किया, लेकिन मैंने वो उस रिपोर्ट के अंदर आपके कुछ साथी वज़रा का रोल बड़ा कंट्रोवर्शियल था। वो इंडस्ट्री के बड़े शुगर मिल ओनर्स के साथ मिलकर उन्होंने कल्यूड किया। जो अभी पीटीआई के दौर का हवाला है, आपने सेम उसको रिप्ले किया। पीटीआई में भी ऐसे ही हुआ था, आपने मिल के कल्यूजन की, आपसे मुराद दिया आपके कुछ साथियों ने और शुगर मिल ओनर्स ने, और आपने शुगर एक्सपोर्ट की। आज जो 200 रुपये में चीनी नहीं मिलती पाकिस्तान में, तो आपकी हुकूमत का वो तोहफा है। पीटीआई में भी ऐसे ही हुआ था। तो हम ये हर दूसरे तीसरे साल में ये करते हैं और वही चेहरे हैं, वो 20-30 करैक्टर्स हैं इसके अंदर, और वो हर दफ़ा वही आते हैं, वही एक्टिव होते हैं। वो फ्यू बिलियन रुपीज़ में भी फ्यू 100 बिलियन रुपीज़, 200-300 अरब रुपए की फकी लगती है ये पूरे पाकिस्तान को, दूसरे तीसरे साल लगाते हैं और पैसा कमा के चले जाते हैं। देखिए, मेरा तो काम वो लिमिटेड था। मुझे वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया था कि अगर फ़लाँ इतने रुपए से चीनी की कीमत 140 से ऊपर जाएगी तो आप रोक देंगे। तो मैंने तो जो वज़ीर आज़म का हुक्म, लेकिन 140 के बावजूद आपकी हुकूमत ने रोकी नहीं, आपको रिपोर्ट से हटा दिया गया, आपने कहा घर जाओ भाई। नहीं ये आप थोड़ी सी ज़ाती करें, मैं थोड़ी सी आपको वजाहत करना चाहूँगा। वैसे तो सारा सच ना बोलवाएं। नहीं कोई हर्ज नहीं। देखिए, बात यह है कि क्योंकि चीनी जो है वो मल्टी सेक्टोरल है, चीनी के अंदर वजारत, इंडस्ट्रीज़ की वजारत है, कॉमर्स की वजारत है एक्सपोर्ट के हवाले से, तो किसी भी एक वज़ीर के ज़िम्मे उसको लगा देना चीनी को, वो बड़ा मुश्किल काम था। तो उसके लिए एक बड़ी कमेटी इसलिए बनाई गई कि तमाम वजारतें जो हैं उनका नुक्ता नज़र लेके तमाम डेटा को देखकर फिर फैसला किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि चीनी के उन्होंने मुझे कहा कि तुम हट जाओ रास्ते से, हमारे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मेरा एक माइक्रो छोटा काम था, उसके ऊपर रिपोर्ट का इजरा करके हमने कैबिनेट भेज दी। सर, उस वक्त पीटीआई के दौर में असद उमर थे फाइनेंस मिनिस्टर। असद उमर ने पैसा था, असद उमर ने गलती वो की थी जो उससे पहले भी 3-4-5-6 दफ़ा हो चुकी थी। 90s में भी 10 दफ़ा केस दोहराया गया था। एक्सपोर्ट रिबेट देते थे, पाकिस्तान में कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो कहते थे चीनी बेचो 20 रुपये फी किलो, तुझे रिबेट भी देंगे। शुगर मिल वाले अरबों रुपए कमा के चले जाते थे, पाकिस्तान को फकी लगाते थे। अभी भी प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन ये थी कि 140 से ऊपर कीमत नहीं जाएगी, अभी 200 पे कीमत गई। आपके तमाम शुगर मिल ओनर्स ने खूब पैसा कमाया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की अपनी फैमिली की भी मिल शामिल है। किसी को रोकने की माई के लाल को हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान। देखिए, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जो मुख्तलिफ हैं वो पेश करूँगा। एक तो कोई सब्सिडी नहीं थी, यानी किसी भी वक्त सरकार एक्सपोर्ट की इजाज़त दी ना। मैं ये मानता हूँ आपकी बात, मैं उस पर आता हूँ। मैंने तो आपको बताया कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ कि उसमें किस जगह पे प्रॉब्लम भी आ रही है। पहली बात तो ये है कि कोई जिस तरह आपने पहले बताया कि आपने 20-20 रुपए शुगर मिलों को एक मन पे देनी शुरू कर दी, या 30-30 रुपए। उस वक्त भी इत्फाक की मिलें होती थी 90s में, जब ये 20-20 रुपए देते थे 90s में। मैं सारी कवर करता रहा हूँ। मैं आपको कुछ आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपने मुझे इस दफ़ा स्पेसिफिकली पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई सब्सिडी नहीं थी। जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था, पिछले साल की ये रिपोर्ट है, ये पिछले साल की रिपोर्ट को पर फैसला किया गया था। तो ये रिपोर्ट आई थी, वो शुगर की जो वो कमेटी जो होती है उसकी तरफ से भी, हमारी अपनी भी जो असेसमेंट्स आ रही थी, उसमें ये लिखा हुआ था बड़े क्लियर टर्म्स में कि शुगर जो है वो सरप्लस है और इस वजह से उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि नया सीज़न आ रहा है। जब नया सीज़न आ जाएगा और नई शुगर मिलों के चलने का वक्त होगा, तो अगर ये जो शुगर इस वक्त हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई है हमने नहीं बेची होगी, तो शुगर मिलों के पास पैसे नहीं होंगे और वो किसानों को पैसे नहीं दे पाएंगे, प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी अगले साल की प्रोडक्शन डिले हो जाएगी। ये रिपोर्ट थी जिसकी बुनियाद पे टेम्पोरली इजाज़त दी गई थी कि आप इतनी चीनी, अगर मान लें, मुझे अब नंबर्स याद नहीं, कि अगर आपके पास 6-7 लाख टन ज़्यादा चीनी है तो आप 4 लाख 5 लाख टन जो है, ऊपर कीमत गई थी, तो आपने इत्तेफाक किया था कि अभी एक्सपोर्ट जारी रहनी चाहिए। नहीं, वो तो रोक दी थी उस वक्त। जी, उस वक्त रोक दी थी, लेकिन ये उसके बाद सब इसकी मज़े की खबर यह है कि उसके ऊपर एक मजीद रिपोर्ट आई कि 200 से ऊपर कीमतें चली गई हैं, तो वजह क्या है, इंपोर्ट कर लेते हैं चीनी, इतने रुपए की चीनी आ जाएगी। फिर हुआ कि अब तो क्रशिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, ये बस 20 तारीख से क्रशिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो टेंशन ही कोई नहीं है।
मामला ब्रेक लगाई गई कि कीमतें ना गिर जाए ना मार्केट में। फिर शुगर मिलर्स अदालत में चले गए, उन्होंने कहा हमें हुकूमत कैसे कह सकती है कि मिलें खोलो और क्रशिंग शुरू करो, अभी गन्ना आएगा तो फिर अपनी मर्जी से शुरू करेंगे, उसके ऊपर स्टे ले लिए। तो पाकिस्तान में आप कुछ कर लें, इनको नहीं तोड़ सकते इस पावरफुल लॉबीज को। एक आप शुगर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्कैंडल वीट एक्सपोर्ट का भी है, वो भी पीटीआई के दौर में भी हुआ था। सेम क्रॉप सीजन के अंदर कह रहा हूँ वीट को एक्सपोर्ट किया, अभी जब हुआ है सीजन के अंदर वीट को जब हुआ है कि क्रॉप हमारी बिल्कुल तैयार थी और वो मार्केट में आने वाली थी और एक्सपोर्ट कर ली गई, और वो ऐसी वीट थी कि खाने के काबिल भी नहीं थी। फिर उसको पता नहीं किधर फेंका है, केयरटेकर गवर्नमेंट में इंपोर्ट हुई, केयरटेकर गवर्नमेंट, उसके ऊपर एक असेंबली में कमेटी भी बनी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा जैसे पहले नहीं आता। सर अरबों रुपए लोग डकार के चले जाते हैं। ये शुगर जो है ना, ये मलिक साहब एक बात मैं करना चाहता हूँ, ये जो शुगर के मालकान हैं ये सारे असेंबली में बैठे हैं या इनके रिश्तेदार असेंबली में बैठे हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से एक बंदा भी आज आपको पीटीआई में नहीं मिलेगा। जब पीटीआई के दौर में शुगर स्कैंडल हुआ तो इसीलिए छोड़ गए, मेजॉरिटी पीटीआई में थी, मेजॉरिटी पीटीआई में थी, इसीलिए खान साहब ने उनको सपोर्ट नहीं किया था और वो पीटीआई छोड़। मेरी बात लेट मी कंप्लीट, जेकेटी भी उस वक्त जेकेटी भी पीटीआई में थे, खुसरो भी पीटीआई में थे, और सब शुगर मिल्स के मेरी यही तो वजह थी, हमें छोड़ के क्यों गए, इसीलिए कि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। और बात की बातें लड़ाइयों की बात और थी, शुगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन जी जरूर दें। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन शुगर मालकान में से कोई भी हमारे साथ नहीं है, ये सारे गवर्नमेंट में बैठे हैं और सारे के सारे हुकूमत अगर मिल गई जिसके अभी फिलहाल तो सार नहीं है, लेकिन जब मिल गई तो सारे शुगर मिल्स वाले दोबारा आपके पास नहीं। हम नहीं, अब वो पुरानी पीटीआई अब छोड़ दें, आप जो आप पीटीआई देखेंगे शफकत बास इधर बैठे होंगे शुगर वाले उधर नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि उसमें अब आपको पीटीआई में शफकत अवान जैसे लोग नए चेहरे इंशाल्लाह नजर आएंगे जिनका कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और आप बीसियों MNAs देख सकते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरे जैसे, और आज असम्बली में बैठे हैं एक नज़रिए की वजह से। तो इसलिए वो वक्त देखिए, हमने तो एक दफ़ा गवर्नमेंट की है, और मैं तो 20 प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं, लेकिन ये जो 4 दफ़ा गवर्नमेंट कर चुके हैं इस मुल्क पर, क्या इनको नहीं सीखना चाहिए? आपको एक दफ़ा मिली है, सूबे में आप तीसरी दफ़ा कर रहे हैं और वहाँ पे भी कोई हुन नहीं बरस रहा, वहाँ इससे ज़्यादा बुरी। चले सूबे में एक बड़ी डिबेट है कि क्या हमें करने दी जा रही है या क्या हमारे लिए कोई रुकावटें नहीं पैदा कर रहे हैं, उसका नहीं। मेरी बात सुनिए, तो ये जो मरकज़ में 4 दफ़ा गवर्नमेंट कर चुके हैं, आज क्या इनको नहीं सीखने की ज़रूरत? हमने तो बहुत सारी चीज़ों पर माफ़ी भी मांगी है, मसलन एक एक्सटेंशन दी थी हमने, उस पर हमारे लीडर ने माफ़ी मांगी है कि मुझसे गलती हुई है। मांग लेंगे क्या जाता नहीं, ये कब मांगेंगे? ये चौथी दफ़ा है भाई, पहली दफ़ा नहीं है। वोट को इज्जत दो से लेके आज कहाँ पे खड़े हैं। जब नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था उस वक्त माफी मांगी थी, तो दोबारा भी नारा लगाएंगे तो फिर माफी मांगे? नहीं, एक ही दफा माफी होती है, अगर बार बार आप गलती करेंगे फिर माफी कोई देता भी नहीं, एक मरतबा भी नहीं होती। वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो FBR का और बाकी इश्यूज़ हैं, आपके फिजिकल साइड को भी उन्होंने कवर किया है। FBR के टैक्स रेवेन्यूज़ आपके GD एज ए परसेंटेज ऑफ GDP नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जाते। अब मेरी तनख्वाह से 40% ले जाना शुरू हो गए हैं, आप इंडस्ट्री से 40% 50% काटना शुरू हो गए हैं, आपकी नई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। IT का आपने अभी मिसाल दी बच्चों ने कि वो छोटे छोटे गराज के अंदर वो एक छोटा सा लगा के सेटअप तो पैसे बनाते हैं। यहाँ IT वाले बच्चे पाकिस्तान की जॉब छोड़ के UAE और कतर में सऊदी अरब में जाना शुरू हो गए क्योंकि आप उनकी आधी सैलरी टैक्स में काट लेते हैं। तो इट्स अ क्रेजी मॉडल, इट्स नॉट वर्किंग। आप तो हमें वो जबर के साथ हमारी सैलरी से टैक्स काट के ले जा रहे हैं। एक तो बाकी तो आपने लोगों के नाम ले लिए, एक भाई ने वो नहीं बताया, वो जो क्योंकि मैं उसमें खुद इन्वॉल्व था, और वो जो काबीना की कमेटी बनी जिसने वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स खोले 190 मिलियन पाउंड वाले, मोहब्बत से तोहफे में प्रैक्टिस है 190 मिलियन पाउंड। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, आप सपोर्ट करें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अवान साहब, वो 190 मिलियन पाउंड अवान साहब हमें कह रहे बात करने दें, लेकिन चलिए आप फरमा लीजिए, हम बात में बात करेंगे, क्या मसला है। आप बड़े भाई हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो देखिए उस स्कीम का मोटिव करप्शन अगर समझ नहीं हो ना, वो एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 450 कनाल जमीन पे एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं और 190 मिलियन पाउंड उसको वापस कर रहे हैं, जिसको जुर्माना लगा हुआ है वहाँ टैक्स पेयर्स पाकिस्तानियों का पैसा है, इनको वापस करो। इससे बड़ी नहीं, उसके अलावा यहाँ से जाके वहाँ पे अकाउंट नंबर दे रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने। आपने बाद में रिपोर्ट पढ़ी
वो अकाउंट नंबर दिया जो जुर्माने का अकाउंट था सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार के नाम पे, वहां पे जाके कहा कि जो स्टेट बैंक में लूटा हुआ पैसा वापस आना है क्राइम्स एक्ट के तहत, वो इस अकाउंट में जमा करवा दिया जाए। भाई मुझे एक बात बताएं, आप मेरे दोस्त हैं, चले आप तो वैसे किसी को भी दोस्त हैं, मुझे फिर मौका दीजिए। आप हर एक से बड़ा अच्छा जर्नलिस्टिक डिस्टेंस रखते हैं। मान लें कि आप मेरे दोस्त होते हैं और मान लें कि मैं आपको 100 मिलियन पाउंड या 150 मिलियन पाउंड का फायदा दे देता, तो आप मुझे क्या कहते? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते या करप्शन कहते? अब मेरा ख्याल है करप्शन कहते हैं। दोनों इकट्ठी हैं, चलें कॉन्फ्लिक्ट भी है और करप्शन। घड़ी भर को ठहर जाएगी। मगर मान लीजिए कि आपने इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया, लेकिन उसके कुछ महीने पहले या बाद में आपसे 400-500 कनाल जमीन भी ले लूं, तो फिर आप क्या कहेंगे? इस वजह से ये जो है वहां पे इन्होंने काबीना में ये फैसला किया बगैर पढ़ाए काबीना को कि जनाब ये जो फैसला आउट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है, हुकूमत पाकिस्तान का कोई हक नहीं रहेगा ता हयात कि इसको खुलवा सके और पता कर सके इसमें क्या लिखा है। फिर जब बाद में खुलवाया, क्योंकि आप लोग हम लोग बेचारे डिफेंसिव पे आ गए कि आपने कहा किधर है वो कॉन्ट्रैक्ट, किधर है वो, आखिर में निकल आया जब करप्शन, लिफाफा खुला गया। जब लिफाफा नहीं, उधर भी लिफाफा खुल गया ना, एक इधर खुला एक उधर खुला। उधर के लिफाफे के अंदर लिखा हुआ था कि इस अकाउंट में हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि पैसा जमा करवा। कमाल हो गई है यार। आप लोगों ने शायद वो केस स्टडी किया हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मलिक साहब ने वो केस स्टडी। मैंने तो 190 मिलियन पाउंड वाला। इमरान खान ने बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पाकिस्तान के लिए बनाए, मुझे तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। वो शौकत खानम से लेकर और यूनिवर्सिटीज़ तक, और उनमें उनका 1 रुपया का भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है और ये मुखालिफ भी मानते हैं। ये जो 450 कनाल पे एक यूनिवर्सिटी बन रही थी, क्या वो यूनिवर्सिटी इमरान खान की थी या पाकिस्तान के शहरियों के लिए थी? पहली बात। दूसरी बात यह है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोई दुनिया की ऐसी ताकत है जो उसको रोकती थी कि वो पब्लिक सेक्टर में कैसी यूनिवर्सिटी ना बनाए और मलिक रियाज से 450 कनाल जमीन। अच्छा, कोई बंदा अगर जो मिलियन पाउंड वापस करे? नहीं, 190 मिलियन पाउंड किस अकाउंट में आए हैं सर? उसी अकाउंट में जो जुर्माने के पैसे जमा होने वाले, जुर्माने के पैसे वो डेबिट अकाउंट है जिसमें 460 वो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 60 मिलियन लैंड स्वैप हुआ सिंध में। सुप्रीम कोर्ट आप मलिक साहब, मैं बात मेरा नंबर था, फिर मलिक साहब बात तो मुझे बताने देना। देखिए आपके पास इसके अलावा कोई बात नहीं है करने। देखिए आपने 3.5 साल इमरान खान की घड़ी के अलावा तो आपको आज तक कुछ नहीं मिला। 190 मिलियन पाउंड मिले। मेरी बात सुने, वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए हैं। वो उनके बैरिया टाउन के अकाउंट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस अकाउंट में आए हैं जिसको कोई भी विड्रॉ नहीं करवा सकता सिवाय विद द परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। शफकत साहब जी, मैं इमरान खान को जिस तरीके से इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है ना और मिलने में नहीं देते, मैं उसका हामी नहीं हूँ, मैं उसका मुखालिफ हूँ। लेकिन ये केस जो है ना, ये शफाफियत का नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि इस केस को लगाए ना, इस केस को सुने, लगा है, सजा हुई है। मेरी बात सुने, सजा सही तरीके से नहीं हुई, सजा गलत तरीके से। मेरी बात सुने, लेकिन वो केस है जिसकी हम पेशी लगवाने के लिए सारे पार्लियामेंटेरियन हाई कोर्ट के सामने खड़े होते हैं रोज की दुनिया पर, और हमारी पेशी नहीं लगती। उस लीगल प्रोसेस का मैं हामी नहीं हूं जिस पे मैं लीगल प्रोसेस पे बात उसका मैं मुखालिफ हूं, तो मैं लीगल प्रोसेस पे बात करूंगा। एक दफा वो केस लगवा के किसी अपने डोगर से ही सुनवा लें, मैं वैसे कह रहा हूं जिस तरह के जजेस हैं उसी से ही सुनवा लें, लेकिन इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि जज उस फैसले में लिखेगा क्या हाई कोर्ट का। सर एक मिनट, मलिक साहब, आपने किसी डॉक्टर से ही सुनवाया? मैंने बात करनी थी, मैंने बात छोड़ दी। आपने केस स्टडी किया है, आप उसकी समरी बता दें इन्हें। ये कौन सा अकाउंट था आप बता दें, क्योंकि मैं तो बायस्ड हूं। वो जुर्माने का अकाउंट था, जुर्माने का मलिक रियाज ने 460 अरब जमा कराना था। वो अकाउंट जाके इन्होंने काबीना से हुक्म लेने के बाद अपने सिग्नेचर पे इमरान खान साहब ने इजाजत दी। उस वक्त के वो कौन थे, वो जो होते थे साहब, जो नैब के कोई शहजाद अकबर साहब, वहां पे जाके वो अकाउंट जमा करवा के आए। आप हमें पूछते रहे, हम जवाब नहीं दे पाए क्योंकि वो खुला नहीं था कागज। वहां पे जब कागज खुला उसमें अकाउंट हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिया हुआ था। भाई क्या बात सर, ब्रेक करीब आ गई है, लेकिन जो लीगल प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं ना इमरान को सजा देने के लिए इस केस में, वो भी उतना ही फॉल्टी है। और इस रिपोर्ट ने उस लीगल प्रोसेस
प्रोसेस को भी क्वेश्चन किया हुआ, इमरान के केस में नहीं, वैसे लीगल प्रोसेस को जो पाकिस्तान में राइज है उनको क्वेश्चन किया। तो आप दोनों चीज़ों की इस्लाह कर लें, करप्शन की भी और ये अदालतों की जो हम टिब्रीम रोडते हैं फैसला लेने के लिए पाकिस्तान में और एडवोकेट शफकत अब्बास अवान साहब, आप दोनों का शुक्रिया। ब्रेक करीब ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो मिफ्ता इस्माइल साहब और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये करप्शन के ऊपर 186 सफ़े की रिपोर्ट है, मेन फाइंडिंग्स आपकी नज़र में क्या? नदीम भाई, ऐसी रिपोर्ट में कोई भी चीज़ नहीं है पाकिस्तान की जो करप्शन एंड गवर्नेंस पर रिपोर्ट है जो मुझको और आपको नहीं पता हो, और जो मईशत पर नज़र रखने वाले लोग हैं वो 10-15 सालों से ये बातें नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बात की है कि एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में, वो इन्होंने बात की कि 2019 में चीनी के साथ क्या हुआ इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में, जबकि हुकूमत ने पल्ले से पैसे देकर सब्सिडी देकर चीनी एक्सपोर्ट करवाई और यहाँ कीमतें बढ़वाईं, और मुस्लिम लीग वाले बड़े नाराज़ थे उस वक्त उस पर, और सही नाराज़ थे, हक बजानिब थे। और फिर जब मौका मिला तो इन्होंने 2025 में यही किया। और ये रिपोर्ट की क्योंकि तारीख़ जो थी अप्रैल से पहले की थी, तो ये इस वाला स्कैंडल शामिल नहीं है। इसी तरह इन्होंने एलीट कैप्चर की बात की, तो जैसे कि IPPs में एलीट कैप्चर हुआ है, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा बिजली का जो बहरान है और इंडस्ट्री के अंदर जो मसाइल हैं वो एलीट कैप्चर जो 1994 से चला आ रहा था उसकी वजह से हुआ है। इसी तरह फर्टिलाइज़र के अंदर एलीट कैप्चर है। रियल इस्टेट की इन्होंने बात की कि रियल इस्टेट में क्या होता है। इन्होंने बात की ओवरबर्डनिंग टैक्स है, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रेजीम है। आप बात कर रहे थे कि 40% जो है वो नौकरी पेशा लोगों पे टैक्स है, 50% बिजनेसेस के ऊपर और कॉरपोरेशंस के ऊपर 61% टैक्स है। इस टैक्स के बाद जाहिर है कि जितनी भी हम मेहनत कर लें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ों की इन्होंने निशानदेही की। ये पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, और मुल्कों पर भी रिपोर्ट लिखी है। लेकिन इन्होंने, मैं ये नहीं समझता कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये चार्जशीट है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे निज़ाम के ख़िलाफ़ ये चार्जशीट है। इन्होंने जो बात की है कि ये पाकिस्तान का निज़ाम है, इन्होंने हज़रत क़ायद आज़म के ज़माने से क़ायद आज़म को कोट किया इन्होंने, और उन्होंने कहा है कि ये 70-75 साल में पाकिस्तान के अंदर जो ये करप्शन और मिस गवर्नेंस के मसाइल हैं, इसकी वजह से ये 5 से लेके 6.5% तक GDP का नुकसान है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमको ये जो असलाहत जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, जो हम नहीं कर पा रहे और दुनिया से पीछे रह रहे हैं जिसकी वजह से, वो अब करना ज़रूरी हो गई है। सर, नैब की ऑटोनॉमी, हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस में ट्रांसपेरेंसी लाना, उनकी तहकीक में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स का जो मैकेनिज्म है हमारे यहाँ, तो आप बाज़ूम रोड के जो मर्जी फैसला दिलवा लेते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट मेंशन कर रही है और आगे स्टेप्स भी बना रही है। मुझे लगता है कि आइंदा प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। देखें, एक चीज़ जिन्होंने इनकी तारीफ़ की है वो ये इन्होंने कहा है कि फेडरल टैक्स ऑफिस आपने बना ली, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में कर ली, FBR से हटा दिया। अब उसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई मई तक आप एक प्लान बताएं कि टैक्स रेट्स कम करें, और आई थिंक IMF को भी सेकंड थॉट्स आई हैं कि यार बहुत ज़्यादा टैक्स कर दिया तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है और GDP ग्रोथ कम हो गई है और पाकिस्तान इन्वेस्टर बाहर जा रहा है, तो टैक्स रेट्स कुछ कम करेंगे। कुछ बीच में हम बात कर रहे थे कि 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड की बात आई, वो नहीं हुई। अगर अल्लाह करे वो 28वीं में कभी NFC अवार्ड की बात हो, वो बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद हम टैक्स रेट्स कम कर सकेंगे। तो ये चीज़ें करना ज़रूरी हैं। उसके बाद इन्होंने बात की कि रेगुलेटरी रजीम को सिंप्लीफाई करें, SECP जो है वो सारे रेगुलेशंस को जमा करे, उसको वो करे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें मुझको आपको पता है, हम लोगों को पता है, लेकिन ज़ाहिर है गोरों ने एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने लिखी हैं तो उसको हम सीरियस ले रहे हैं। लेकिन जो काम हम खुद नहीं करते, जब IMF की वो शराइत में शामिल हो जाता है फिर हम करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स तक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेकर FBR, SECP और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर जो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला रजीम उन्होंने और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म वाले रजीम को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से प्रॉपर्टी के ज़रिए पैसा बाहर जाता है तो उसके ऊपर ना कोई सज़ा होती है, ना इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये चीज़ें शायद शराइत में आ जाएँ तो करनी पड़ जाए। जी, शराइत में आ जाएंगे तो कर लेंगे, लेकिन उसमें भी आप देखें कि हुकूमत वो चीज़ कर लेती है हमारी जो उसकी सियासी हक़ में होता है, लेकिन जो इनके सियासी हक़ के ख़िलाफ़ होता है वो नहीं करती। मिसाल के तौर पर देखें, नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाना इनको आसान लगा, उन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा कि यार आप नेशनल फिस्कल पैक्ट करो सूबों के साथ, वो नहीं कर सके। इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर टैक्स करो, लगाओ, उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि आप ये इसको वाइड स्प्रेड करो, रिटेल वगैरह पे शॉर्ट टैक्स लगाओ, वो नहीं कर सके। इन्होंने कहा कि पेंशन रिफॉर्म्स करो, वो ये नहीं कर सके। इन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन करो, अब तक तो कुछ भी नहीं कर सके। तो हमारी हुकूमत जो है ना, अगर IMF 100 चीज़ें कहती है उसमें से 80 वो चीज़ें कर देती है जो आवाम के ऊपर जिसका बोझ आए, लेकिन जो खुद इनके ऊपर या जो एलीट
जो वो हैं मालिकान, उनके ऊपर जो बोझ आता है तो वो नहीं करते। शुगर इंडस्ट्री के ऊपर जो है ना वो IMF की रिक्वायरमेंट नहीं मानेंगे, लेकिन नौकरी पेशा लोगों पे IMF की रिक्वायरमेंट मान लेंगे। ऐसे डॉक्टर हफीज़ पाशा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी नज़र में क्या तज्जिया है कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, कुछ सम अप करिएगा। देखिए, ये बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट है। अभी तक जो हमने 25 प्रोग्राम देखे IMF के, कभी इस तरह का रुझान IMF का हमने नहीं देखा। फोकस होता था स्टेबलाइजेशन पर, इंटरेस्ट रेट पर, एक्सचेंज रेट पर, टैक्स रेट पर वगैरह वगैरह। ये बहुत ही मुख्तलिफ काम हुआ है IMF की तरफ से। अभी तक जो हमने 24-25 प्रोग्राम देखे IMF के, उनमें तो बड़ा फोकस होता है स्टेबलाइजेशन पर और मुख्तलिफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स पर, जिस तरह इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है, टैक्स रेट्स वगैरह। तो ये बहुत ही मुख्तलिफ रुझान है। और गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक IMF ने शायद पहली दफ़ा काम किया है। बहुत से मुल्कों में इस तरह का काम नहीं हुआ है। तो अब इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, इस पर हमें गौर करना ही पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अदालती निज़ाम से लेकर शुगर करप्शन, हाई प्रोफाइल जो पॉलिटिकल केसेस हैं उसका तज़किरा है, तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट बहुत तफसील से जा रही है उन तमाम कामों में जो हमारी सरकार या वो ताकतवर हल्के करने पे आमादा नहीं है। तो अब शायद IMF की शराइत के नतीजे में कुछ ना कुछ निकला। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट डिले हुई है, इसलिए कि रिपोर्ट जो है IMF प्रोग्राम के टारगेट के तहत ये अगस्त में आनी चाहिए थी। यकीनन हुआ यह है कि ये रिपोर्ट तैयार होकर पाकिस्तान हुकूमत को दी गई होगी, उस पर कमेंट्स वगैरह काफ़ी उस पर बहस हुई होगी। और अलबत्ता रिपोर्ट जो आई है वो माशाल्लाह बड़ी स्पेसिफिक है और इसका रुझान जो है 15 पॉइंट्स ऑफ रिफॉर्म पे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF इन रिफॉर्म्स को, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कंडीशनैलिटीज में ले आएगी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी हो जाता है पाकिस्तान की हुकूमत को अगर प्रोग्राम IMF का आगे बढ़ाना है। तो ये अब देखना है कि इसकी कितनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है इस रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन की। ये बहुत फंडामेंटल सवाल है, इसलिए कि जो रुझान रिफॉर्म्स पे हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ रिफॉर्म्स पे है, जो पाकिस्तान ने पहले कभी इस पर गौर नहीं किया था और अब इस पे फोकस करना ही पड़ेगा। मिस्टर इस्माइल साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में इसमें से बाज़ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिस पे हम खुद फोकस करने पे तैयार नहीं थे, तो ये जो उन्होंने तरजीही अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो SBP को क्या करना है, FBR को क्या करना है, उसमें प्राल का रोल, आपकी ये ऑटोमेशन का रोल, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का रोल, बैंकिंग सर्विसेज के अंदर ये जो डायरेक्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऊपर बड़े स्पेसिफिक, इवन ये जाके कहते हैं कि स्टेट बैंक के बोर्ड के ऊपर से ये जो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस है इसको रिमूव कर दें। तो ये आपकी कंडीशनैलिटीज़ के अंदर ये चीज़ें शामिल होने जा रही हैं। देखिए, मोस्ट लाइकली जो एक इनकी जो कंडीशन है कि फेडरल टैक्स ऑफिस जो नई अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में बनी है वो मई तक रिपोर्ट करे कि किस तरह हम टैक्स सिंप्लीफाई करेंगे। वो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में डाल देंगे तो आपको जून जुलाई वाली जो किस्त है वो उसके बगैर नहीं करेंगे। इस पे भी आपको पता है कि इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया था कि ये रिपोर्ट करनी है, नहीं तो पहले हमारी हुकूमत चाह रही थी कि शायद ये रिपोर्ट पब्लिश ना हो। तो आई थिंक कुछ करना चाहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। 2019 में IMF के बोर्ड ने एक नया प्रोग्राम किया है अबाउट गवर्नेंस एंड करप्शन हम ममालिक के अंदर। तो IMF का मैंडेट है टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। सर एक बात, अगर ये जो रियल स्टेट में पैसा जाता है या प्रॉपर्टी में, ये जो UAE में पैसा जाता है, ये आजकल पता चला है मुझे कि ये क्रिप्टो इस्तेमाल होती है पैसा ले जाने के लिए। क्रिप्टो वाला वो सवाल नहीं पूछूंगा जिसकी वजह से माजी में काफ़ी शोर हुआ था, लेकिन ये भी एक फिनोमेना है। इस रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया है कि रियल एस्टेट में और प्रॉपर्टी में जो पैसा जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो लिंक है उसके लिए शफाफियत के साथ लॉज बनाइए और इसको चेक करिए। अच्छा, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग पे थोड़ा सा मैं, ये जो IMF जो है ना, ये फैटफ वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रो वेस्टर्न कंट्रीज़ के रूल्स होते हैं कि अगर पाकिस्तान में कहीं बाहर से पैसा आता है मिसाल के तौर पे, या वो बाहर वाले मुल्क से नहीं देखते कि वहाँ से कहाँ से शुरू हुई है, वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही फोकस करते हैं। देखिए, जहाँ तक जिसको पैसे भेजने हैं पाकिस्तान से दुबई बाहर, तो वो तो मार्केट ओपन मार्केट है। आपको 81 रुपए के अंदर जितने दरम चाहिए मिल जाते हैं, पाकिस्तानी रुपए यहाँ पे दे दो। आप क्रिप्टो से चाहें तो क्रिप्टो से भिजवा दें, और आप चाहें तो नॉर्मल क्रिप्टो वॉलेट से भिजवा दें या नॉर्मल हवाला कर दें। क्रिप्टो से भिजवाना आसान नहीं, बैठे कंप्यूटर से भिजवा नहीं, मतलब लेकिन
तकरीबन इसी तरह, मतलब इतनी आसानी से एक फ़ोन कॉल पे पैसे तो भेज सकते हैं आप। तो जो पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, हम क्रिप्टो को रोक लेंगे, हवाले को नहीं रोक सकेंगे, हवाले को रोकेंगे, क्रिप्टो को नहीं रोक सकेंगे, ज़राए तो बहुत निकलते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि पैसा जा क्यों रहा है। कोई पाकिस्तानी जो सनतकार है या सरमायाकार है, वो क्यों ये समझता है कि मैं दुबई में जाके एक ज़मीन ख़रीद लूँ या मकान ख़रीद लूँ, वो पाकिस्तान में कारखाना क्यों नहीं लगा रहा, यहाँ पे उसको ये टैक्स रेट्स क्यों तंग कर रहे हैं, यहाँ पे उसको बिजली क्यों तंग कर रही है, यहाँ पे उसको गैस के रेट्स क्यों तंग कर रहे हैं। तो हमको अपना घर ठीक करना पड़ेगा, वरना क्रिप्टो से तो वियतनाम से भी दुबई में पैसे जा सकते हैं। वियतनाम सर हम घर ठीक करेंगे कैसे? सर ओमनी ग्रुप का केस हुआ था, फिर वो जरदारी साहब के अकाउंट्स आ गए थे, बड़ी तफसील से हमने प्रोग्राम पे प्रोग्राम किए, बड़ी तफसील भी बताई। ओमनी ग्रुप वालों को भी हमने 14 अगस्त पे वार्ड से नवाजा। तो हम ठीक करेंगे अपना निज़ाम, कभी हो ही नहीं सकता। देखिए सर, मुझे इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान का निज़ाम कभी ना कभी ठीक जरूर, कभी ना कभी, जब अल्लाह ने चाहा। जब अल्लाह, मतलब उसके अलावा क्या बहस है। मतलब हम अपनी खुद हरकतें ठीक नहीं करेंगे। सर देखिए, हम निज़ाम ठीक करना ही हमारी अपनी हरकतें ठीक करना है ना। हरकतें ठीक इसी तरह होंगी कि इंसेंटिव्स करेक्ट हो जाएं। अब आपका जब से ये सिविलियन निज़ाम शुरू हुआ है 2008 से, आप देखें कि अब ये करप्शन कितनी रच पच गई है। आपने बात करी थी कि 2019 में खान साहब की हुकूमत में चीनी बरामद कर दी गई, उन्होंने तो एक्सपोर्ट की, 2024 में भी यही हुआ। तो हम तो ये रिपीट कर रहे हैं। तो जब तक कि आप निज़ाम को एकदम चेंज नहीं करेंगे, हुकूमत के फुटप्रिंट को छोटा नहीं करेंगे। अभी ये चीनी इंपोर्ट की है, कोई ज़रूरत नहीं थी कि TCP से इंपोर्ट करते महंगी। इसमें भी चूना लगा होगा सर। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें चूना लगा होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ TCP में रहे होंगे ना। नहीं, मैं TCP में लगा, शुक्र है, बहुत और जगहों पे रहा हूँ, जेल में भी रहा हूँ, लेकिन TCP में। सर अगर आप TCP में होते तो शायद अभी भी जेल में होते। लेकिन ये रिपोर्ट के अंदर ये वो कह रहे हैं कि जो करप्शन है ये कोई छोटी मोटी अब प्रॉब्लम नहीं है। करप्शन जो है फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस है हमारे निज़ाम के अंदर। अब ये बड़ी सीरियस किस्म की ऑब्जर्वेशन है। तो हमें कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए, इस मुल्क के ऊपर रहम करना चाहिए। अब प्रोग्राम खत्म हो गया, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं बंद कर दें। अब मिफ्ता इस्माइल साहब और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब और उससे पहले एडवोकेट शफकत साहब और डॉक्टर मुसद्दिक साहब हमारे साथ थे। सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।